नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सूबेदार पद पर नियुक्त मनीष शुक्ला सर। तो फ्रेंड्स, मनीष शुक्ला सर भी हमारे उज्जैन में ही पदस्थ हैं। तो बिल्कुल मेरे मित्र के ज़रिए इनसे मुलाकात हुई, बहुत दिन से इंटरव्यू भी नहीं आए। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपकी बैच कौन सी रही है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो मुझे इस काबिल समझा आपने कि मैं आप दोस्तों को अपने बारे में कुछ बता सकूं। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और उसके बाद जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मेरे पीएचक्यू में पदस्थ गुरु हैं इंस्पेक्टर प्रदीप मिश्रा सर, उन्होंने मुझे गाइड दिया और उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं। तो उनके गाइडेंस में रह के मैंने तैयारी की और 2017 बैच जो कि 90वां सूबेदार और उपनिरीक्षक बैच था, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और उज्जैन में अभी पदस्थ हूँ। अच्छा, तो यार मेरे को एक चीज़ जैसे रहता है कि मैकेनिकल इंजीनियर आपने करी, बीटेक करा है कि बीई करा आपने? बीई किया है मैंने। कहाँ से किया आपने? बीई मैंने किया भोपाल के प्राइवेट कॉलेज टीआईटी कॉलेज से। तो एकदम जैसे अपन हर एक इंजीनियर का सबसे पहला फंडा यही रहता है। मैं खुद ही बेसिकली मैंने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, तो मैं खुद भी इस चीज़ को जानता हूँ कि अपन सबसे पहले जाते हैं वाली फील्ड में कि यार अपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो आप उस फील्ड से इस फील्ड में कैसे आए? और इंजीनियरिंग करा है तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा मैथ्स तो स्ट्रांग हो गई आपका। तो हाँ, यहाँ से यहाँ स्विच कैसे किया आपने, ये बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको पूरा बताता हूँ शुरुआत से। आपने जैसा कि बताया कि मैथ्स साइंस इंजीनियर्स का अच्छा होता है, तो अपन मैथ साइंस स्ट्रीम के ही थे। 12th तक मैथ साइंस था और मैथ्स काफ़ी अच्छा था। मेरे 12th में आपको बता दूँ 99 थे। 99%? 99 मार्क्स थे मैथ्स में। तो उसके बाद जैसा कि भेड़ चाल में हम चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो हम मानते नहीं हैं हर किसी की बात। तो मेरे दोस्तों को और परिवार वालों को सबको लगा कि बीई ठीक है, और दोस्त भी बीई की तरफ ही जा रहे थे। तो हमने जो एमपी का लोकल एग्ज़ाम होता है पीईटी, वो दिया और उसमें मेरे मार्क्स ठीक ठाक थे। तो मैंने टीआईटी कॉलेज को प्रिफ़र किया और टीआईटी कॉलेज में एडमिशन लिया। इस तरह से ज़्यादा सोच समझ के बीई नहीं की, ना ही ज़्यादा सोच समझ के मैंने कोई भी ऐसी ब्रांच सेलेक्ट की। उसके बाद जब बीई करते रहे समझ में आया कि कैंपस सिलेक्शन और कोर ब्रांचेस क्या होती हैं, किस तरह से उनका जॉब प्रोफाइल रहता है, कितना स्ट्रगल रहता है। तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं और फिर फैमिली और दूसरे लोगों से गाइडेंस लेते गए और समझ में आया कि अगर हमें बीई की तरफ जाना है या बीई की जॉब प्रोफाइल में जाना है तो हमें एमपी के बाहर जॉब करनी पड़ेगी और स्ट्रगल चालू होगा 15-20 हज़ार से। 15-20 हज़ार से चालू होगा, उसमें रहना, खाना, रुकना, बचाना सब करना पड़ेगा आपको, जो कि बहुत मुश्किल होता है। आज के टाइम पे आप सभी जानते हैं कितना मुश्किल है। जो हमारे नॉर्मल सिटीज़ है, जैसे अभी मैं उज्जैन में हूँ या कोई और सिटीज़, इनमें ही मुश्किल है, तो फिर मेट्रो सिटीज़ में कितना मुश्किल है। तो वहाँ से और फिर मुझे मेरे जैसा कि मैंने बताया गुरु हैं प्रदीप मिश्रा सर, जो इंस्पेक्टर हैं अभी पीएचक्यू में। वो 2014 में केबीसी से 25 लाख रुपए जीत कर आए थे। हाँ, और 2 बार फिर उनको बाद में एज आ एक्सपर्ट वहाँ पर बुलाया गया। तो उन्होंने बच्चों को इंटरेस्ट है पढ़ाने के लिए एक कोचिंग चालू की जो निःशुल्क थी, जिसका खर्चा हम लोग आपस में मिलके, रूम का किराया, ब्लैक बोर्ड का खर्चा और जो भी नॉमिनल खर्चे रहते हैं वो सब हम उठाते थे। उसके अलावा वो 1 रुपये भी नहीं लेते थे, वो कोचिंग फ्री थी। तो हमने सोचा क्यों ना कोई जाके देख लिया जाए, टाइम ही तो लगेगा, कौन सा हमारा पैसा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे बस हमें अपना समय निकालना है। 24 घंटे में से थोड़ा कम सो लेंगे, थोड़ा जल्दी खा लेंगे, कुछ चीज़ें हम और टाइम के साथ कुछ चीज़ें चेंज कर लेंगे। और सर के मार्गदर्शन में हमने तैयारी चालू की। उस समय तो मुझे जीके ज़्यादा समझ नहीं आता था क्योंकि मैं बेसिकली साइंस फील्ड से था, तो साइंस में बहुत अच्छा था और साइंस में काफ़ी अच्छे होने की वजह से मुझे साइंस में कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जैसे कि हम जानते हैं आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में साइंस बहुत ज़्यादा आता है, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा अधिकतर एग्ज़ाम्स में। जैसे मैं लेबर इंस्पेक्टर का ही बताऊं तो मेरे रीजनिंग में 25 में से 25 थे और मैथ्स में 25 में से 23 थे शायद, 2 पता नहीं कहाँ। और मेरा एक फ्रेंड है, उसके 25 में से 25 मैथ्स में भी थे। तो लेबर इंस्पेक्टर वाले में कितने आए थे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में?
मेरे 146 के अराउंड थे, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो हो गया होगा आपका तो उसमें सिलेक्शन? हाँ, कुछ पोस्ट में हुआ तो उसमें कुछ वो प्रेफरेंस के हिसाब से था, तो उसमें से कुछ पोस्ट में हुआ था। मुझे याद नहीं है किन किन पोस्ट में हुआ था। एक लाइब्रेरियन की पोस्ट थी शायद, और एक दो और पोस्ट थी, तो उसमें हुआ था। फिर मैं उसके पहले ही सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की भर्ती में सेलेक्ट हो चुका था, तो मुझे ये करना ज़्यादा बेटर लगा। काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकले उस दरमियान। तो मैं ये बता रहा था कि मुझे 2011 में मैंने BE करना स्टार्ट की थी। 2011 में TIT कॉलेज से BE की, जो कि हम जानते हैं 4 साल का कोर्स होता है, 2015 में ख़त्म होती है। और मुझे प्रदीप मिश्रा सर का मार्गदर्शन 2014 में मिला। तो 2014 से मैंने समझा कि क्या SI का एग्ज़ाम, क्या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। और 2014 से, जैसा कि मैं BE के 3rd ईयर में था, 2014 और 15 से मेरा बेसिक टाइम पास के दौरान ही कवर हो गया कि कुछ नहीं, मैं सर के साथ जाऊंगा, थोड़ा सा अपना टाइम दे दूंगा, उससे मेरा बेसिक कवर हो गया। और जब मैं 2015 में BE कंप्लीट हुआ, तब मैं मेन कंपटीशन की फील्ड में आया। तो तब तक मैं इतना प्रिपेयर हो चुका था कि शायद 100 मीटर की रेस में मैं 50 मीटर पहले ही भाग चुका था। सही है। तो आपने MPPSC पे फोकस मारा है कि पहले ही व्यापम और सब इंस्पेक्टर पर मारा आपने? मैंने सब इंस्पेक्टर पर ही फोकस मारा। मेन चीज़ वही रहती है कि थोड़ा सा पेशेंस की कमी कहूँगा मैं, कि जैसे ही हम BE या कोई भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो घर वालों का प्रेशर, समाज का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि ऐसा लगता है कैसी भी जॉब मिल जाए, कुछ भी होम ट्यूटिंग कर लें हम घर जाके, 200 रुपये पर डे के, 100 रुपये पर डे के, जो भी मिल जाए, हमारा खुद का खर्चा तो हम निकाल ही लें, साथ में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कैसे भी करके वो ताने अब ना सुनने मिले, फैमिली से थोड़ा दूर हो जाएं, अलग रहने लगे। ये सारी चीज़ें शुरुआत में रहती हैं। तो इसी कारण से उतना ज़्यादा पेशेंस जितना मुझे रखना चाहिए था, शायद हो सकता है मे भी सेलेक्ट हो जाते हैं हम PSC में। नहीं, मेहनत तो करी होगी आपने। हाँ। तो आपने सेल्फ स्टडी करी थी कि वो कोचिंग से ज्वाइन किया था, कि वो सर के मार्गदर्शन पे किया आपने? सर के मार्गदर्शन में ही पूरा मैंने तैयार किया था, और सर ने भी अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया था। सर शुरुआत में बहुत ज़्यादा वो प्रोफेशनल नहीं थे, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को प्रोफेशनलाइज किया। उन्होंने दूसरे एक्सपर्ट्स को भी अपनी संस्थान में लाए, और उनके द्वारा भी हमें मार्गदर्शन दिया गया। और इसके अलावा भी मैंने 1-2 जगह हिंदी की कोचिंग की थी। और हम लोग का, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अपनी जगह सभी लोगों को मिलता है मार्गदर्शन, सबको अलग अलग तरह का मिलता है। 19-20 जो हमारा मेन, जिसके कारण हमने ये गोल अचीव कर पाया, वो मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो ग्रुप स्टडी थी दोस्तों के साथ, मतलब मैं शेड्यूल बताना चाहूँगा आपको अपना, कि हम जैसे सुबह हमारी कोचिंग का टाइमिंग होता था कॉलेज के बाद में ना, ये सारा? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद में आप कैसे जब मेन कंपटीशन में आया था मैं, तब का मैं आपको शेड्यूल बताना चाहूँगा कि जब हम सुबह, हमारी कोचिंग का टाइमिंग होता था सुबह 6 बजे से 8:30 से 9 तक लगभग। वो सर के ऊपर डिपेंड करता था कि सर के पास कितना टाइम है अपने PHQ जाने से पहले। तो सुबह 5:30 बजे घर से निकलता था मैं, और रनिंग करते हुए कोचिंग जाता था। इससे मेरी रनिंग प्रैक्टिस भी हो जाती थी। लगभग आप अगर भोपाल गए होंगे तो माता मंदिर से डिपो पड़ जाता होगा, लगभग 1600 मीटर ही पड़ जाता होगा वो। तो मैं इसको बोलूँ कि आपने फिजिकल की भी साथ में तैयारी कर दी? हाँ, साथ में ही तैयारी, एक साथ ही कूदे दोनों में। वो पूरा था ना कि मैं 50 मीटर तो आगे निकल ही गया था, अब मुझे फिनिशिंग चाहिए थी, तो मैं पूरी तरह से लगा था जी जान से। तो सुबह 5:30 बजे घर से निकलना, रनिंग करके 6 बजे कोचिंग में पहुंचना। वहाँ पर इवन मैं बैग, रजिस्टर वहीं कोचिंग में ही रख देता था, और वहीं पर जाके सर के मार्गदर्शन में जो भी वो पढ़ाते थे वो पढ़ना। उसको लगभग 9 बजे तक कोचिंग रहती थी, 9 के बाद घर आना, अपने जो डेली रूटीन के काम है वो करना। 10:30 से 11 बजे तक फ्री हो जाता था। 11 बजे के बाद फिर मैं अपने दोस्त के घर जाता था, और दोस्त की फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। वहाँ बाहर एक हमारा सेपरेट रूम था, उसमें हम सभी दोस्त मिलकर ग्रुप स्टडी करते थे, और लगभग 11:30-12 बजे से वहीं हम खाना करते थे और कंटिन्यू पढ़ते थे। अगर हमें नींद आ रही है तो हम हो सकता है कि 15-20 मिनट का स्नैप ले लें, या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का ले लें, फिर हम पढ़ते थे। और पढ़ाई भी थोड़े अलग तरीके से करते थे, वो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी को। कि हमारा पढ़ने का तरीका ये होता था कि एक दोस्त रीडिंग करता था, पूरा कंटिन्यू रीडिंग करता था, और बाकी सारे दोस्त अपनी अपनी बुक में या अपने अपने नोट्स में वो चीज़ सुनते थे बड़े ध्यान से कि क्या हो रहा है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत के पर्वत जो हैं कहाँ कहाँ किस किस तरह विस्तृत हैं, किस में क्या स्लोप है, पूरा
थोड़ा जो अच्छे से पढ़ लेता था उसी को हम पढ़वाते थे, जैसे मैं या दूसरा एक दोस्त जो अच्छे से पढ़ लेते थे, और उसके बाद फिर हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते थे। जैसे हम 1 घंटे पढ़ने, आधे घंटे पढ़ने के बाद, 1 घंटे पढ़ने के बाद एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते थे, कभी वहीं बैठ के, कभी बाहर थोड़ा सा मन बहलाने के लिए जाने लगे तो उसी में क्वेश्चंस पूछते थे। इस तरह हमारा पढ़ाई का मेन तरीका यही था, और इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली। उसके बाद हम इस तरह कंटिन्यू पढ़ते थे लगभग 5:30-6 बजे तक। उसके बाद हमें ऐसा लगता था कि अब थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट कुछ चाहिए, तो हम घूमने निकल जाते थे, थोड़ा सा फुटबॉल खेल लेते थे, या हो सकता था कि ऐसे ही टहल के आ गए 5 या 10 मिनट, या थोड़ा फुटबॉल खेला। और हमारी 6:30-7 बजे एक हिंदी की कोचिंग होती थी जो हम अटेंड करते थे। उसके बाद रात में फिर से हम वहीं दोस्त के यहाँ पढ़ते रहते थे। कभी कभी हम जब पीक एग्ज़ाम टाइम आता था तो डिनर भी वहीं दोस्त के घर पे ही करते थे, घर से मंगा लेते थे या दोस्त के घर पे ही बन जाता था। और रात में भी कंटिन्यू, कभी 12, कभी 2, कभी 3, कभी सुबह तक, मतलब ग्रुप स्टडी रही आपकी कुल मिला के? हाँ, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रही, तभी इतने जल्दी सक्सेस भी मिली मुझे। 2015 में मेरा BE कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जितने भी आते गए सारे निकलते गए मेरे एग्ज़ाम। मतलब वन रक्षक, जेल प्रहरी, अपना CPO, वो जो दिल्ली SI और सब रहता है, वो भी निकला था मेरा। उसमें मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया था क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा। तो मेन फोकस आपका SI MP SI रहा आपका? हाँ, MP SI मेरा मेन फोकस था। तो ओवरऑल मतलब पूछूँ तो एक दिन के कितने घंटे आपने तैयारी करी? जब मैं पीक पर था, MP SI को 2 महीने बचे थे, 1 महीने बचा था या 3 महीने बचा था, तब मैं एक दिन में कम से कम 15 से 16 घंटे पढ़ता था। 15 से 16? हाँ, 15 से 16। मेरा तो 10-12 में ही दिमाग थोड़ा हो जाता था। पर वास्तव में 15-16 घंटे भी अगर कोई बच्चा अगर जॉब नहीं है अपने अगर घर पे, तो पढ़ना भी चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात है, क्योंकि करना ही क्या उसके अलावा। नहीं, और वो बात सही है आपकी कि दिमाग में कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, दिमाग अपने स्टडी में नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैंने आपको वही मेन चीज़ बताई कि हमारा जो ग्रुप स्टडी है उसमें, उसकी वजह से हमारे दिमाग एक ही जगह पर फोकस रहता था। एक दोस्त पढ़ रहा है, उसी से हमें क्वेश्चन पूछना है। और हमारे जो गुरुओं का गाइडेंस है वो बहुत अच्छा मिला हमें कि हर हफ्ते हमारे एग्ज़ाम्स लिए जाते थे, हर हफ्ते टेस्ट लिया जाता था, फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट लिया जाता था। कुछ इस तरह की हमें प्रोसेस मिली, इस तरह का हमें हंसी मजाक भी हो जाता था ग्रुप स्टडी में थोड़ा। हाँ। तो क्या वो भी रहता था, माइंड अच्छा भी, फ्रेश भी रहता था। अगर कंटिन्यूअसली पढ़ो 5 घंटे अकेले बैठ के ना, तो सर ही दुखने लग जाए उसके बाद। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छा ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सभी लोग जॉब को लेके सीरियस हो, जॉब के प्रति सीरियस हो कि सबको जॉब चाहिए, बिल्कुल इस तरह से जॉब चाहिए। कुछ बोलते हैं ना कि सक्सेस आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि आप उस डूबने वाले की तरह फड़फड़ाओ ना सक्सेस के लिए, जो पानी के अंदर सांस लेने के लिए फड़फड़ाता है। तो सर आपने किन किन किताबों से पढ़ा था? किताब आपको याद होगी सर कि? हाँ बिल्कुल, GS GK, हिंदी, मैथ्स, इनके लिए लगभग मैं आपको किताबें बता सकता हूँ कि जिन किताबों से मैंने पढ़ा था। पर हो सकता है कि आज के टाइम, मैंने 2016 में एग्ज़ाम निकाला था, तो 2016 से 2021 लगभग 5 साल हो गए, तो हो सकता है कुछ अंतर आ गया हो, लेकिन फिर भी बेसिक जो रहता है वो बेसिक ही रहता है। तो आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ। सबसे पहला, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लूसेंट तो उसको तो ग्रंथ, गीता सब कुछ मानते हैं लोग, लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, पर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। अच्छी बात यह है कि उसमें सभी चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करके डाला गया, सभी सब्जेक्ट के जो मेन की पॉइंट है वो डाला गया, लेकिन बच्चों को वो रटने लगते हैं बच्चे की पॉइंट्स जो हैं। लूसेंट से बेस बन जाता है, पर वो उतना, और आपको अलग कहीं ना कहीं डीप वो करना पड़ता है। हाँ, मतलब वो उसमें 1 लाइन फैक्ट रहता है, तो बच्चे उसको रटने लगते हैं। लेकिन जब तक हम उसको डीप में नहीं पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो हम वो रट भी लेंगे तो भूल जाएंगे हम। कहानी जैसा पढ़ना चाहिए लूसेंट को, क्या हर एक चीज़ जैसे पूरा इतिहास से शुरू आना है तो जल्दी याद होता है। मैंने एक चीज़ देखी लूसेंट में, अगर डायरेक्ट आप अकबर का ये, अकबर का वो, तब वो तो इतनी जल्दी याद नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक बार आपको जो भी पढ़ाता है वो पढ़ाए। जैसे कोई भी अच्छा अगर सर मिल गए हैं आपको, वो अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि आपको शुरुआत में बुक उठा लोगे, आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, बुक उठा लोगे तो आपका एक तो मन नहीं लगेगा पढ़ने को, आप पढ़ भी लोगे तो समझ नहीं आता, और समझ में आता है तो हम कन्फ्यूज़न में ही रहते हैं कि क्या हमें सही समझ आया या गलत समझ आया। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को कि हमने सही समझा है इसको पढ़ के या गलत समझा है। तो जो हमारे गुरु, गाइड या दोस्त
जिन पे अपन भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये सही बताएंगे, वो बता देते हैं। उसके बाद हम कुछ नोट्स बुक्स से जो डीप में बेसिक नॉलेज देती हैं उनसे पढ़ के फिर लूसेंट पे आए तो ज़्यादा अच्छा है। और कुछ अच्छी बुक्स हमें पता है मैग्रो पब्लिकेशन की आती है, मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की आती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत सर की आती है। तो पॉलिटी के अलावा मेरे को तो केवल पॉलिटी याद है लक्ष्मीकांत की, उसकी और भी आती है क्या? हाँ, मैग्रो नहीं, लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी की ही काफ़ी फेमस है। बाकी तो बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, मैंने प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक जो भी सब्जेक्ट वाइज आते हैं, फिज़िक्स साइंस का अलग आता है, हिस्ट्री का अलग आता है, ज्योग्राफी का अलग आता है, उनसे सर के जो भी नोट्स थे, सर का जो भी गाइडेंस था, मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की कुछ अच्छी बुक्स आती हैं जैसे पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई। और एमपी जो हमारा एक बहुत मेन सब्जेक्ट है, उसके लिए हमारे हिंदी ग्रंथ एकेडमी की पुस्तकें आती हैं। हिंदी ग्रंथ ये कहाँ पे मिलती? मैंने पहली बार सुना, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की। हाँ, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की पुस्तक, हिंदी ग्रंथ एकेडमी अपने भोपाल में है, वल्लभ भवन के पास में। हाँ। वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और वो लेटेस्ट पब्लिकेशन देते हैं, लेटेस्ट अपडेट देते हैं अपनी बुक्स में, तो वो बुक्स बहुत अच्छी आती हैं। मैग्रो हिल की बुक बहुत अच्छी आती है एमपी की। इसके अलावा माहेश्वरी की बुक से भी की थी तैयारी, पर वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। माहेश्वरी पब्लिकेशन की भी आती है। और तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा तो ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी का ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 2 पब्लिकेशन, एक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी और मैग्रो हिल्स। मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की एमपी की जो बुक है उसका भी काफ़ी ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी जो एक बहुत बड़ा पोर्शन रखता है, हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी अच्छी है। लूसेंट हिंदी की भी 2-3 बुक्स आती हैं। और मेरे को लग रहा है आपने सब तरफ से तैयारी करी है, कुछ छूटे नहीं गलती से भी। मैंने मतलब इस तरीके से तैयारी करी थी कि जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा मोटिव ये था कि एग्ज़ाम में इतने मार्क्स लाना कि अपन को फिर पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। उन लोग को वो उनसे बड़ा दिक्कत होती थी मुझे, जो रनिंग करने के बाद में, इंटरव्यू देने के बाद में मेरिट आउट हो जाते थे। बेचारे बहुत दुखी लगते थे मुझे वो लोग। तो ऐसा ये कहीं भी चांस नहीं छोड़ना अपने को, सीधी सी बात है, वैकेंसी आती भी नहीं है। आपने इंग्लिश कौन सी बुक से पढ़ा था आपने? इंग्लिश हमारे एक विकास सर थे जो भोपाल में जवाहर चौक में उनकी एकेडमी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। हाँ। उन्हीं से पढ़ा था। और मुझे नहीं लगता इंग्लिश किसी बुक से मैं उतनी अच्छी पढ़ पाया हूँ, उतना अच्छा कर पाया हूँ किसी बुक से। तो कहीं ना कहीं मेरा जो बैकग्राउंड था, जो मेरी जो 4 साल इंग्लिश के साथ बिताए थे और जो बचपन से इंग्लिश के साथ रहा था, और साथ में जो सर का गाइडेंस था, वही मुझे लाभदायक लगा। नहीं तो मुझे इंग्लिश कभी भी उतनी ज़्यादा समझ नहीं आई। इतनी टफ नहीं लगी? इंग्लिश में कर लिया आपने तो? हाँ, इंग्लिश में मेरे 30 में से 26 नंबर आए थे। ठीक थे, मैं सेटिस्फाइड था अपने आप से, ठीक थे। इवन हमारे एक भैया हैं, एमए किया है उन्होंने इंग्लिश से, उनके आए थे 30 आउट ऑफ 30, तो वो काफ़ी अच्छे थे। बाकी मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश जो होती है वो बचपन से हम जिस तरीके से टच में रहते हैं इंग्लिश के, और जो हमारे आसपास हमारी पढ़ाई में, हमारे घर में काम आती है, वही इंग्लिश हमें एग्ज़ाम में भी काम आती है। कुछ बहुत ज़्यादा अलग से काम नहीं आता। सही है। तो जैसे एग्ज़ाम निकलने के बाद में फिर आपने गोला फेंक, लंबी कूद और रनिंग की आपने कैसे प्रैक्टिस करी? भोपाल में ही होंगे तो उधर ही ग्राउंड पे ही आपने दौड़ा होगा। हाँ, ये मुझे बहुत एडवांटेज मिला। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एग्ज़ाम 7 सितंबर 2016 को हुआ था, जो कि इंदौर में हुआ था। और दुर्भाग्यवश कहें या अप्रैल 2016 को, 15 अप्रैल को इटारसी स्टेशन में दुर्घटनावश एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे पैर में काफ़ी गंभीर चोट आई थी। तो एक्सीडेंट काफ़ी गंभीर था। तो उसके बाद मैं कुछ समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। मेरी सर्जरी हुई, स्किन ड्राफ्टिंग हुई, अच्छे डॉक्टर्स मिले। इस मामले में बहुत लकी समझूंगा कि मुझे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे दोस्त काफ़ी सारे लाइफ में जो मिलते जाते हैं। आपने मेहनत तो सभी करते हैं, किस्मत भी कहीं ना कहीं साथ होनी चाहिए। इतना आपको भयंकर आपका एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी आपने इससे निकले, और मतलब ये तो वास्तव में बहुत बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है मेरे लिए। मैं खुद भी वो देख के हैरान हो गया मैं।
मुझे सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी लगती है जो मुझे यहाँ तक लाई है कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था कि मुझे बनना है, ऐसा ही बनना है, मुझे कैसे भी करके एग्ज़ाम निकालना है और सबसे पहला एग्ज़ाम ही निकालना है। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद निकालूं, सबसे पहला एग्ज़ाम ही निकालना है। इवन मुझे याद है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं 1-2 हॉस्पिटल जाने के बाद में, भोपाल का काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है बंसल हॉस्पिटल, वहाँ गया था, तो जो सर्जन थे उनसे मैंने सिर्फ यही पूछा था कि ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा और क्या मैं दौड़ पाऊँगा और क्या मुझे मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मेरा यही क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ ऐसा ही चलता था पूरे टाइम, ऐसा ही, या कह लो कि ये एग्ज़ाम निकालना ही है किसी भी तरीके से। मेरे भी दिमाग में चलता है। तो सबसे मेन चीज़ वो है, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे मेन चीज़ वो है। बाकी रास्ते दिखाने वाले और रास्ते बनाने वाले बहुत मिल जाते हैं। इसके बाद तैयारी की हमने 800 मीटर। मैं पहले से ही थोड़ा बहुत दौड़ता था, आपको बताया, कोचिंग भी रनिंग करते हुए जाता था, स्पोर्ट्स से भी हल्का फुल्का जुड़ा रहा बचपन से, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई 800 मीटर की टाइमिंग में। गोला फेंक और लंबी कूद कैसे निकाला आपने? 800 मीटर जिसकी आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग जंप तो ऑटोमेटिक आ ही जाती है उसकी। लॉन्ग जंप तो स्प्रिंट का खेल है और आपकी जंपिंग मसल्स कितनी ग्रो हो चुकी हैं, कितना आपने प्रैक्टिस करी है, उसका खेल है। लंबी कूद में दिक्कत नहीं आती फिर? हाँ, और गोला फेंक आपकी स्ट्रेंथ या फिर आपके वेट, अगर आपका वेट अबव 65 है तो आप इजीली जो गोला फेंक की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर जाते हैं। लेकिन अगर 65 से कम है आपका वेट तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको शोल्डर, जो जैसा कि हम जिम में भी जाते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं, वो शोल्डर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको शोल्डर मजबूत करना पड़ेगा। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ फ्लो के साथ में फेंकना गोला, फ्लो के साथ में हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है स्पीड का, इससे गोला हो सकता है 1-1.5 फुट ज़्यादा फेंका जाए। तो काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं, वो आप जब तैयारी करेंगे आपको बहुत सारे ऐसे गाइड करने वाले मिल जाएंगे। जाते हैं इस टाइप के लोग, मतलब ओवरऑल ये सब आपका, मेरे को जहाँ तक लग रहा है सब कुछ सेल्फ ही रहा आपका पूरा, आपका नहीं, मैं रनिंग में, इन सब चीज़ में, आप में तो ये कह सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। मैं बचपन से ठीक ठाक पढ़ता रहा, पढ़ाई में ठीक ठाक रहा। और बल्ले 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 को दिखाओ एक बार। अरे अभी फैट परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है तो। अरे तो क्या हो गया, अगले साल फोड़ देना। बाकी के मेरे सारे दोस्त जॉब्स कर रहे हैं, शादी हो रही, घूमने जा रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के नोट्स उगाड़ रहा हूँ। अब 1 साल फिर बर्बाद हो जाएगा। एक काम कर, अपना फोन दे, ये देख। क्या है ये? नए साल का नया प्लान देख। इस साल कोविड ने, कोचिंग्स ने, बिना गाइडेंस की पढ़ाई ने खराब कर दिया, तो अगले साल के लिए नया प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। टेस्ट बुक पास 299 पर ईयर में टेस्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेस्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। मसल डेफिनेशन उतना अच्छा नहीं देखेगा आपको। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरा बेसिक काफ़ी अच्छा रहा और फिज़िकल भी बेसिक काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद में जो तराशने का काम है, वो जो मुझे दोस्त, गुरु और सभी लोग मिले, उन्होंने तराशा और यहाँ तक हम पहुँचे। और इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। उनके बेसिक से क्वेश्चन थे। मेरे फादर भी पुलिस में है, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि आप के पापा ने ही आपको गाइड किया, क्योंकि आप बीई के बाद पुलिसिंग में आना चाहते हैं, आप क्यों मोटिवेट हुए पुलिस में आने के लिए। फिर इंटरव्यू तो मुझे ऐसा लगता माइंड का खेल है। अगर आप जहाँ इंटरव्यूअर को डाइवर्ट कर सकते हो, वहाँ से वो आपको क्वेश्चन पूछने लगता है। तो मैंने डाइवर्ट करने की कोशिश करी, 1-2 चीज़ें अपने रिज्यूमे में ऐसे डाली जिससे उनको एंटिक लगा कि ये चीज़ क्या है, इसके बारे में कुछ पता किया जाए। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मैं वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जैसे मैं फ़िज़िक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने डाला था कि मुझे फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कशन करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो एक इंसान का फोकस जाता है ना कि हॉबीज़ में कुछ नया मिल गया, कि फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कस करने में क्या मज़ा आता है, क्या डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिया कि बॉल स्विंग कैसे होती है। क्रिकेट में जैसे आम भारत की 90% जनता को क्रिकेट में इंटरेस्ट होता था, मैंने वो डाल दिया था कि क्रिकेट देखने में इंटरेस्ट है मेरा। तो उन्होंने वही पूछा कि स्विंग कैसे होती है बॉल, बर्नौली थ्योरम कैसे वहाँ पर काम करती है, और उसमें हम एक्सपर्ट थे। तो समझ ही गए कि बॉल अपने पाले में आ गई, अब तो बस मारने का ही खेल है।
इंटरव्यू में कितना आया था आपका? मेरे 8 आए थे, 10 में से 8 आ गए थे। ये हाईएस्ट है क्या? मैंने यार 8 से ज़्यादा नहीं सुने मैंने। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके 9 भी आए थे, काफ़ी अच्छे हैं, उनके वाकपटुता मुझसे भी काफ़ी उच्च श्रेणी की है। और कुछ ऐसा बस इंटरव्यू का कुल मिला के यही है ना कि जैसे अपन जाते हैं बस वैसे ही सवाल पूछते हैं, आप जो दिखाओगे वो पूछेंगे वो? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा माइंड का खेल है, आप जहाँ डाइवर्ट करोगे वहाँ वो होंगे। और कहीं हद तक अधिकारी भी पे भी डिपेंड करता है कि किस मोटिव या किस इंटेंशन से बैठा है, या उनका बैकग्राउंड क्या रहा है अधिकारियों का। कभी कभी वो नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सामने वाला बच्चा कितना कमज़ोर है। या इंटरव्यू बेसिकली वो ये देखते हैं कि आप आम जनता को, मीडिया को, या फील्ड में जब आओगे तब सामने वाले को फेस कैसे करोगे, आपके आंसर्स क्या होंगे, आप टूट तो नहीं जाओगे, आप रोने तो नहीं लगोगे, आप जो सही है वो अपनी बात रख भी पाओगे अपनी, क्योंकि आप सही हो, आपको नॉलेज है, आप एग्ज़ाम निकाल के आए हो, मतलब आपको सब कुछ आता है जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप उसको शो भी कर पा रहे हो, सामने वाले को समझा भी पा रहे हो, अपना पक्ष रख भी पा रहे हो। बस मेन यही है एक इंटरव्यू। तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट होता है, क्योंकि अपना मेंटल टेस्ट तो रिटर्न में हो ही चुका है, फिजिकल भी हो चुका है, पर्सनालिटी टेस्ट रहता है वो। बिल्कुल। तो आपका तो बड़ा जोरदार रहा 8 नंबर का। हाँ, ठीक था मेरा, अच्छा था। और अपना ट्रेनिंग का अनुभव बताइए आप इसके बाद में, फिर कहाँ पे हुई ट्रेनिंग और कैसे कैसे? 2017 के बाद में सूबेदार भर्ती नहीं हुई है, तो 2017 तक ट्रेनिंग में सब इंस्पेक्टर गर्ल्स और सूबेदार गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी की ट्रेनिंग सागर में होती थी। सागर परकोटे किला में एक पुराना किला है, उसमें ट्रेनिंग सेंटर बना है, काफ़ी पुराना है वो। और जो सब इंस्पेक्टर बॉयज़ रहते हैं उनकी ट्रेनिंग 2017 वाले बैच की MPPA एकेडमी भौरी में हुई थी, MPPA भौरी में हुई थी। पर 2000 हमारे बाद एक और बैच आया, 2000 शायद 19 में आया था वो बैच, 18-19 में आया था। तो ट्रेनिंग के बहुत ही आनंददायक क्षण रहे हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ रहते हैं, हंसी मजाक में हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है। और आपको टाइट शेड्यूल रहता है ट्रेनिंग का, कमांडो बना देते हैं ना। हाँ, जब इंसान पहली बार घर से निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। जैसे मेरे साथ, मैं बचपन से घर में ही रहा, तैयारी वैयारी सब कुछ घर में ही, कभी कॉलेज लाइफ है कुछ भी हॉस्टल में नहीं बिताई, घर पे ही रहा अधिकतर टाइम। हाँ, पढ़ाई ज़रूर मैंने दोस्त के यहाँ रह के की, लेकिन घर आता ही था, सोने आते ही था, खाना पीना सब घर पे ही रहता था। तो जब ट्रेनिंग में जाते हैं एकदम से बिल्कुल सुबह उठना, 4:30 बजे उठना, और फिर रात तक बिल्कुल 7:30-8 बजे तक गणना के बाद ही फ्री हो पाना। उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं, रात में 3-4 बार चेक रोल कॉल बजा दे, चेक रोल कॉल में जाना है आपको तैयार होके। और तो जब घर से इंसान दूर जाता है, जैसे चादर बिछाना तक नहीं आता है, और ये परेशानियां फेस करनी पड़ती है, तो थोड़ा परेशान हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, होम सिकनेस भी हो जाती है कई बच्चों को, रोते हैं, कुछ परेशान से रहते हैं। लेकिन एक फेज़ रहता है 1 महीने का, लगभग टाइम लगता होगा, 1 महीना 1.5 महीना फेज़ रहता है। उसके बाद फिर वो इन्जॉय करने लगते हैं। और फिर एक समय, जैसे अभी मेरा समय ऐसा है, सिंगल ही हूँ मैं, मेरा समय ऐसा है 5 साल के करीब हो चुके हैं, और अब मैं घर जाता हूँ तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा घर में नहीं रह पाता। सही है, फिर जॉब से एडिक्ट हो जाते हैं अपन। हाँ, तो ट्रेनिंग के 2-3 सवाल सबसे बड़े ज़रूरी रहते हैं। एक तो ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है कि नहीं, दूसरा ये है कि ट्रेनिंग में सैलरी पूरी मिलती है अपने ग्रेड पे के हिसाब से, ये बताइए आप। ये बेसिकली जो हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो व्यापम जब नोटिफिकेशन देता है तो उसमें एक रूल बुक देता है, उसमें सभी चीज़ें क्लियर रहती हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ चेंज हो गया है, अभी कुछ नोटिफिकेशन आए हैं, कुछ सुनने में आया है कि स्टाइफंड मिलेगा, पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%। वो नियम भी हट गया वो। तो हम ज़्यादा क्लियर तभी हो सकते हैं जब वैकेंसी के साथ में रूल बुक आए और उसे पढ़ें, तो ही हम ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं। और हमारे टाइम का बताऊं अगर मैं आपको, तो हमारे टाइम में फुल सैलरी हमें मिली थी। जिस डेट से मैंने 17 अप्रैल 2017 को ज्वाइन किया था, तो मुझे उस डेट से फुल सैलरी मिली थी। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया आपका। छुट्टी। हाँ, छुट्टी ट्रेनिंग में मिल जाती है, पर कॉन्सेप्ट ये रहता है, उनका सोचना ये रहता है कि ट्रेनिंग में अगर आपने एक भी लेक्चर, एक भी क्लास, एक भी टॉपिक मिस किया, तो हो सकता है कि लाइफ टाइम वो चीज़ आप कभी उतने अच्छे से ना सीख पाएँ। जो चीज़, तो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि
अगर एक भी टॉपिक, एक भी क्लास, एक भी लेक्चर मिस हुआ तो लाइफ टाइम आपको वो चीज़ उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, उतने अच्छे से कोई डीप नॉलेज नहीं दे पाएगा फील्ड में, या फिर जो हमारे ज़िले में बाबू लोग रहते हैं जो तथाकथित, हाँ, तथाकथित ऑफिशियल काम करते हैं। पर ऐसे छुट्टी मिल जाती है ट्रेनिंग में, पर अगर इमरजेंसी काम हो बिल्कुल अगर इमरजेंसी है और लगता है कि जाना बहुत ही ज़रूरी है, कुछ भी शादी किसी बहुत ही ज़्यादा ख़ास इंसान की, आपके भाई की, बहन की, आपकी खुद की, या कुछ कैजुअलिटी हो जाए तो मिल जाती है छुट्टी। मिल जाती है जी। अच्छा, ट्रेनिंग हो गई, सब कुछ हो गई, और उसके बाद में सर आप कुछ फाइनल आप टिप्स दीजिए कि स्टूडेंट को, और खासकर तो ये जो अभी इतने टाइम से जो भर्ती नहीं आई है उसके लिए बच्चों को किस टाइप से उनको वो करना है, अपना मेंटल जो रहता है ना लेवल मेंटेन करके रखना। बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बच्चे, तो आप ही बताएं तो ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इसी पोर्शन के लिए इतनी देर से रुका था कि कैसे मैं टिप्स दूँ बच्चों को और सही गाइडेंस दे पाऊँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरा बताने का था कि ये हुआ मेरे साथ ऐसा वैसा। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे मेन है आपको पेशेंस रखना है। पहले आपको फोकस होना है आपके गोल के प्रति कि आपको कौन सा एग्ज़ाम निकालना है। अगर आपको MPSI निकालना है, बेसिक से बताता हूँ मैं आपको कि आपको अगर MPSI निकालना है तो सबसे पहले MPSI के बारे में जानना है कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है, आपको SI और आपको SI क्या होता है, सूबेदार क्या होता है, रेडियो सब इंस्पेक्टर क्या होता है, स्पेशल ब्रांच क्या होती है, और जो भी विभिन्न प्रकार के हमारे शाखाएं हैं उनमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो कि आपको निकालनी है। तो उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या उनके काम होते हैं, और अगर आप मिल सकें ऐसे लोगों से, क्योंकि बहुत आम है, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आपको रोड पे खड़े मिल जाएंगे, पुलिस स्टेशन में जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आप जाके उनसे बात करें, उनसे पूछें सर कैसी जॉब रहती है, क्या क्या करना पड़ता है। हो सकता है कि कई लोग बोलें बिल्कुल मत करना, लेकिन यूँ तो वही रहता है कि सबको अपनी थाली में घी कम ही लगता है। तो आप उनसे मिलिए, उनको जानिए, उनकी जॉब प्रोफाइल देखिए, क्या क्या काम रहता है उनको। उज्जैन के बच्चे आपसे मिल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं। यहाँ एक SPC योजना भी चलती है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो। और मैं मिलता हूँ बच्चों से, बच्चे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनको गाइड करने का काम काफ़ी करता हूँ। तो मतलब आप रोड पे कभी दिख जाए तो बच्चा फ्रीली आ सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोड पे दिख जाए। कभी मैं स्कूल में भी विज़िट करता हूँ, कभी स्कूल वाले बच्चे हमारे इधर भी आते हैं, लाइन में आते हैं, कंट्रोल रूम आते हैं, ट्रैफिक थाने आते हैं, तो बिल्कुल गाइड करते हैं हम। तो मैं टिप्स दे रहा था, सबसे पहले हमें गोल क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए कि हमने जो गोल अपना सेट किया है। जैसे हमने मूवीज़ को देख के एक MPSI गोल सेट कर लिया है कि हमें सब इंस्पेक्टर थानेदार बनना है और दबिंग स्टाइल में चोरों को पकड़ना है, एनकाउंटर करना है, और दुनिया भर की चीज़ें जो मूवीज़ में दिखाई जाती हैं वो करना है। तो हम एक्चुअल में सब इंस्पेक्टर से मिलें, किसी चौकी प्रभारी से मिलें, किसी थाने में जाकर मिलें और उससे पूछें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आप मैनेज करते हो और क्या आपका शेड्यूल है। पूरा उनका शेड्यूल पूछें और उनसे गाइडेंस लें आप, अगर आपने पर्टिकुलर वो गोल सेट किया है। उसके बाद में आप सिलेबस देखें। अगर आपने तय कर लिया कि हाँ मुझे यही बनना है, जैसे कि आप लोगों ने, किसी ने, मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल में रिसर्च की होगी और तय कर लिया होगा कि मुझे MPSI ही निकालना है। अच्छी जॉब प्रोफाइल है, दिखता भी सब कुछ अच्छा है, वर्दी सब डरते हैं, पैसे भी अच्छे हैं और जो भी दुनिया भर के एडवांटेज है। सैलरी कितनी? 3600 ग्रेड पे है ना? हाँ, अभी ग्रेड पे ख़त्म कर दिया गया है, बेसिक चालू हो गया है। बेसिक पर ही हमारी सैलरी होती है और 37,200 के समथिंग बेसिक है, उसमें अलाउंस मिला के 44,000 के लगभग सैलरी आ जाती है इन हैंड ना? हाँ, ग्रॉस सैलरी 44,000 आती है, उसमें इन हैंड लगभग 40,000 आ जाती है। 10 NPS? हाँ, NPS कटता है और एक दो चीज़ें और होती हैं वो कटती हैं। तो पहली टिप तो यही थी कि अपना गोल सबसे पहले समझदारी से सेट करें। दूसरी मेरी टिप ये है कि गोल सेट करने के बाद में आप, जैसा कि आप सभी ने किया होगा, सिलेबस पता करें कि क्या क्या पढ़ना है, हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, बाउंड्रीज़ से बाहर काहे के लिए हम जाएं, क्यों टाइम वेस्ट करें हम अपना। बाउंड्रीज़ सेट करें, बाउंड्रीज़ सेट करने के बाद उसे पढ़ने का तरीका, जो ज़रिया है वो सेट करें कि आपको कोचिंग करनी है तो कहाँ करनी है, अच्छा गाइडेंस आपको कहाँ से मिल सकता है, आपको उस तरह के दोस्त भी बनाने हैं और आपके दोस्त हैं तो उनको समझाना है कि हमें बिल्कुल फोकस रह के पढ़ाई करनी है। फिर इसके बाद में सबसे मेन चीज़ जो आजकल के बच्चों में और सभी में कम होती है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है।
सभी समझाते होंगे, आपके मैक्सिमम इंटरव्यू में सभी लोग यही बोलते होंगे, पेशेंस रखना है आपको, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो इतने टाइम से भी वैकेंसी नहीं आई, सबसे बड़ा आप ये सोचो कि आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी नहीं आ रही तो हम पढ़े। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो मुझसे यही कहते हैं कि यार वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आएगी तभी मैं तैयारी चालू करूँगा। तो गलत है। बहुत गलत है। आप ये सोचो आप कितना पिछड़ रहे हो रेस में। आप नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया आपके लिए रुकी हुई है कि जब भाई पढ़ना चालू करेगा तभी हम पढ़ेंगे। पूरी दुनिया पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ सीख रही है, कहीं ना कहीं कोई स्लो बढ़ रहा है, कोई तेज़ बढ़ रहा है। तो कंटिन्यू आपको बढ़ते रहना है। वैकेंसी नहीं आ रही है तो आएगी, वो कभी ना कभी तो आएगी, 1 साल 2 साल 3 साल कभी ना कभी तो आएगी वैकेंसी। ये कोविड के चक्कर में अभी बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं, लोगों के गोल्स और काफ़ी चीज़ें अलग हो गई हैं, तो वैकेंसी तो आनी तय है। और आपको पढ़ते रहना चाहिए और साथ में पेशेंस रखना चाहिए और गोल से भटकना नहीं चाहिए आपने। बस यही मेरी कुछ टिप्स हैं। सही। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, मनीष सर ने बड़ा ही विस्तार में अपना मतलब डिटेल में बताया। सर मैं खुद आपकी कहानी में खो गया। मैंने अब पता एक चीज़ देखी कि इंटरव्यू में 1 पर्सन 1 स्टोरी टाइप से, और आपने वास्तव में सर बहुत अच्छी बताई। आपसे पहले वो सपना मैडम का भी लिया था, उनने भी बहुत अच्छा बताया। तो ठीक है फ्रेंड्स, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।